अस्सलाम वालेकुम। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। कोर कमांडर्स के एलामिया में कहा गया है कि ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ हैं, ये शिकस्त खाने के बाद भारत ने इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर क्योस और अफरा तफरी फैला सके, और अपना रिजॉल्व जाहिर किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने कि हम इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और इसका ख़ात्मा करेंगे। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जो अंग्रेज़ी वाला इनका टेक्स्ट है, उसके अंदर जाके बाकी उन्होंने रीजनल सिक्योरिटी की भी बात की है। अपना जो इंटरनेशनल विजिट्स हुए हैं रिसेंटली, सऊदी अरब का अमेरिका के अंदर जो उनकी मीटिंग थी ट्रंप वाली, उस सारे के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। लेकिन इसके अंदर एक पैरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट एंड ईरान एंड ग्रोइंग प्रोपेंसिटी एंड यूज़ ऑफ फोर्स एज अ प्रेफर्ड पॉलिसी टूल, ये एक उसके अंदर उन्होंने टर्म यूज़ किया है कि यूज़ ऑफ फोर्स जो है एज ए प्रेफर्ड पॉलिसी टूल जो है वो सामने आया है, विच वारंट्स परसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज नेशनल यूनिटी एंड रिजॉल्व। तो आई थिंक ये एक पॉलिसी डायरेक्शन होगी फ़ौज की कि आइंदा से अब दिफा के मामले के अंदर कितना अपने सेल्फ रिलायंट होकर आगे चलना है, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स जहाँ जहाँ आपको नज़र आया, वो आप यूक्रेन की वॉर में देख लें या आपको ईरानियन सिचुएशन में देख लें, तो अपनी दिफाई सलाहियत के ऊपर ख़ुद भरोसा करना है और इसके ऊपर काम परसिस्टेंटली करना है। आज जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, मुस्तफ़र साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और इसके अलावा अरशद मलिक साहब हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब जो मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जनरल मोइन हैदर साहब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। मैं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में जो भारतीय डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका एक स्टेटमेंट है आज। जनरल एयर मार्शल अरशद साहब, एयर मार्शल साहब ये पहले जिक्र कर रहे थे चाइना का और टर्की का, अभी 2-3 रोज़ पहले। आज इन्होंने बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान तीनों को इकट्ठा देखा है। तो ये क्या एक नए डायनेमिक्स डेवलप हो रहे हैं इस रीजन के अंदर? नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। अगर आपने इसको देखें, एक साइड एनालिसिस होता है, आप पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपने जनरल अनिल की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, उन्होंने 1-2 दफ़ा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई। जो कागज़ पे लिखा लिखाया उनको दिया गया, उसी को उन्होंने पढ़ दिया। उससे पहले जनरल राहुल आए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी के ईडियम्स बना के कुछ आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। देखिए, हकीकत यह है कि इंडिया इस वक्त वावेला करने के चक्कर में है, कहीं छुपने के चक्कर में है, कोई अपने लिए राह निजात तलाश करने के चक्कर में है। उसके लिए पहले उन्होंने कहा कि आपने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है चाइना की, जबकि ये बात तय है कि कोई मुल्क ना किसी की जंग लड़ता है, ना किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आपको हमने कभी नहीं कहा कि जब आपने कहा था कि मेरे पास राफेल आए तो मैं दुनिया की काया पलट दूंगा, हमने तो उस वक्त ये नहीं कहा। उससे पहले तक आप रशिया की टेक्नोलॉजी को फ्लाइंग कॉफिन बना के डिक्लेयर कर चुके थे। अभी आपने नदीम भाई शायद देखा हो कि जो 2 दिन की एक्सरसाइज हुई में है तो बुरी बात, लेकिन उसमें 2 पायलट उनके जहाँ बहक हुए जैगुआर जहाज़ से। एक तरफ आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आप दुनिया को ऑप्टिक्स दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक वॉर से निकले हैं, एंड सो मे बी इफ़ दे से कि हमने जंग जीती है, और आप एक भरपूर वॉर गेम करते हैं और आप अपना जैगुआर जहाज़ गिरा के 2 पायलट, और ये बाय दी वे तीसरा जैगुआर है जो विद इन फ्यू मंथ्स गिरा, और उसके अलावा एयर क्रैश जो हुआ वो एक एविएशन स्टैंडर्ड की मैं उस बात ही नहीं कर। तो ये राह निजात है, राह फरार है। वही बांग्लादेश जो कभी डार्लिंग था, चंद महीने के अरसे में ही अब दुश्मन बंद। तो ये जो दोगलापन, जो बयानियाँ और जो राह निजात वो तलाश करने के चक्कर में है, ये वो है। अदरवाइज़ इसमें ना कोई सदाकत है, ना कोई हकीकत है। वो तैयार नहीं है और ना ही वो तैयारी उनको नज़र आ रही है। मेरा एक मानना है, जो मेरा तज्जिया है, जो मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में कि इंडियन एयरफोर्स तो 1 दहाई तक इंशाल्लाह बैठ गई। अब जो दूसरी सर्विसेज हैं उनकी, वो भी प्रटर्ब्ड हैं कि कौन सा मनूवर किया जाए, कौन सी बात की जाए जिससे हम अपने पाकिस्तान के मुकाबले में किसी तरह खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के मुकाबले में खड़े नहीं हो रहे तो चाइना को ब्लेम करें। मेरा ये ज़ाती था। बिल्कुल सही। खोखर साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी है और ये भारतीय बयानात भी हैं, दोनों को आप कैसे देखेंगे? जी शुक्रिया मलिक साहब। इसमें तो आप कोई शक नहीं है कि जो रिसेंट पिछले 2-3 सालों के वर्ल्ड इवेंट्स हैं, उनके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो सारा का सारा कोलैप्स कर चुका है, और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और उस वैक्यूम में सिर्फ वही जो लफ्ज़ आप भी आपने स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया था अपने इब्तदाइये में, यूज़ ऑफ फोर्स, कि अब दुनिया उस जानिब चली गई है कि जहाँ पर ताकतवर यूज़ ऑफ फोर्स करेगा बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, डर के, खौफ के, और जो कमज़ोर है उसको सहना पड़ेगा। गजा में देखें ना, उसमें गजा में देखें 58,000 मुसलमान शहीद कर दिए और अभी भी बैठा हुआ है चौड़ा होकर सीना तान के। ना सिर्फ सीना तान के, बल्कि ये मलिक साहब वो जेनोसाइड है कि जो हमने लाइव
अनफोल्ड होते हुए देखा है, अपने टेलीफोन स्क्रीन्स पे देखा है। और पूरी दुनिया की जो खामोशी है, वेस्ट की जो खामोशी है, अमेरिका की जो खामोशी है, और जो हमें कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे हमें लेक्चर करने के लिए, तो आज उनके पास वो मॉरल हाई ग्राउंड भी नहीं रहा। और साथ ही साथ जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो एक कॉन्स्ट्रक्ट था सारा इंटरनेशनल, सिर्फ इजराइल की वजह से वो सारा का सारा डिमोलिश हो गया। ईरान में भी एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसको आपने उसके प्रोग्राम को तबाह कर दिया आपने सारा। लेकिन हमारे लिए लेसन क्या है? एक तो ये स्टेटमेंट है इनका जो दिया है लेसन इसमें यह है कि जब तक एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम न्यूक्लियर पावर है, अब नजर तो हमें ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी यही आया है कि वही मुल्क सर्वाइव कर सकेंगे जिनके पास सर्वाइव करने के लिए, ये वापस जवाब देने के लिए कोई कुव्वत होगी। हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कुव्वत है जो हमारी सिक्योरिटी को गारंटी करती है। इस सूरत हाल में जहां पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है पाक भारत जंग के बाद, उस कॉन्फिडेंस में मैं ये तवक्को करता हूं कि हम अपनी जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको हम इस तरीके से एक्सप्लॉयटेबल नहीं छोड़ेंगे। हमें एक हीलिंग प्रोसेस की भी जरूरत है मुल्क के अंदर। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे बिल्कुल आईनी हाथों से निपटना चाहिए, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस इस मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने सफ़र किया, हम क्राइसिस का शिकार रहे, तो इस मौके को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए कि जहां पर आपकी पूरी जो कौम है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। आप मुल्क में पॉलिटिकल हीलिंग करें ताकि दुश्मन के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई नरम गोशा या कोई ऐसी कमजोर जगह रह ना जो सोसाइटल डिवीजन है ना उसको खत्म करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है। जनरल मोइन साहब, जो आज की ये स्टेटमेंट का जुमला है, आपसे चाहूँगा इसकी ज़रा ज़्यादा बेहतर वजाहत भी फरमा दें और इसके लिए करना क्या चाहिए उसके ऊपर भी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे पास लामहदूद वसाइल तो है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको उन्हीं वसाइल के अंदर बैठ के वो सेल्फ रिलायंट कौन सा प्रोसेस होगा जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ फोर्स बढ़ गया रिसेंटली, जितने दुनिया के इवेंट्स हुए, तो सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं नेशनल यूनिटी जो खोखर साहब कह रहे हैं, और रिजॉल्व उसके लिए दिखाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, आप इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है 1965 वॉर में हमारे पास ज़्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट था, लेकिन ना हमारे पास तोपखाने के गोले थे, ना हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड एम्यूनिशन थे। हम टोटली अमेरिका के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट थे। लेकिन उसके बाद ये रियलाइजेशन पैदा हुई कि हमको अपनी कैपेबिलिटी ख़ुद बढ़ानी चाहिए, और उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ। पाकिस्तान में टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री भी लगी, पाकिस्तान में कामरा में ये JF थंडर की भी प्रोडक्शन शुरू हुई, और पाकिस्तान काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हो गया है अपने तमाम म्यूनिशंस के अंदर, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी खुद कफ़ील है, ड्रोन में भी खुद कफ़ील हुआ है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस राह पर चल रहा है, इस फील्ड पर, इस रास्ते पर इंडिजनाइजेशन के ऊपर चल रहा है ताकि रिलाई ना करना पड़े। दूसरी बात जो हम कहते हैं ना कि यूज़ ऑफ फोर्स है, तो इस दुनिया में वतीरा बन गया है, और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लीबिया, इराक और सीरिया कितने ममालिक तबाह कर दिए गए फोर्स के ज़रिए से, खामखा बगैर किसी वजह के। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ईरान जो था उसकी कमज़ोर थी डिफेंस, ईरान डिड नॉट गिव इन। वो इसराइल के सामने भी खड़ा हुआ और वो अमेरिका के सामने भी डट के खड़े हुआ, उनकी बात नहीं सुनी उसने। और दूसरा ये हम जो कहते हैं ना कि एयरफोर्स ना हो, एयर डिफेंस ना हो तो जी क्या होगा, फलाना होगा। अफ़गानिस्तान के पास कौन सी एयरफोर्स थी, कौन से उनके पास हथियार थे, कौन से इंडिजिनस इंडस्ट्री थी? 2 सुपर पावर्स को ने वहाँ से भगाया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अम्यूनिशन उनके ऊपर इस्तेमाल हुए, सबसे बड़ा बॉम्ब तोड़ो बोरे में ड्रॉप किया गया। असली चीज़ तो है कि लोगों का खड़ा होना, और जो खोखर साहब ने बात कही है, वो जो लोगों को खड़ा होना है वो जब ही होता है जबकि मुल्क में इत्तेफाक हो, मुल्क में हारमनी हो, मुल्क में सब लोग जो है वो एक मकसद के तहत जो है वो आपस में जो है वो इत्तेफाक कर लें, और उससे फिर बहुत मजबूती आती है। बाकी पाकिस्तान ने जनरेशन जनरल मोइन साहब, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिटी है मुल्क के अंदर, इसकी ये 6-7 मई की रात को तो थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हुई थी कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, कोई दूसरी आवाज़ ही नहीं थी, एक ही आवाज़ थी सबके अंदर। हम सोचते थे ये जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट का 2 साल से मैच चल रहा है ये अब समेटा जाएगा। मैं तो एटलीस्ट ख्वाहिशमंद था कि ये समेटा जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। अभी फिर वहीं खड़ा है, अभी दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल आनी है। क्यों ये दोनों करीब नहीं आ सकते, आपस में बात नहीं कर सकते? इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करती है एक बंदे को, उसके पीछे सपोर्ट करती है, इमरान खान भी उसी में शामिल है, नवाज शरीफ भी उसी में शामिल है। तो अब अगर एक मौका है जिसमें खुद कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट भी कह रही है, ISPR भी कह रही है कि नेशनल यूनिटी चाहिए,
रिजॉल्व चाहिए। तो एक रास्ता तो पता है कि ये चीज़ करनी है, तो करा क्यों नहीं जा रहा? दोनों तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही? बस जी हाँ, ये सियासी लोग कह रहे हैं कि ये सियासी डायलॉग के ज़रिए से मसला हल होगा, और इमरान खान साहब को जो इसरार है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, तो उनका ये ख्याल है कि मसले का हल वहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी बीच में एम्पायर बन के बैठना या वटेवर, और साथ साथ पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में डायलॉग करना, और ये सबको हो के हम हार्मनी की तरफ बढ़ें, हम गिव एंड टेक करें। मुल्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और अपने छोटे छोटे डिफरेंस को सिंक करके जो हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, हम हार्मनी पॉलिटिकल पैदा करें, अपनी ताकत आपस में लड़ने में ज़ाया ना करें। तो ये हमारे एम होना चाहिए पॉलिटिकल जो मुल्क में करने का कोशिश इसके लिए होनी चाहिए। अरशद साहब, आपसे पता नहीं ये सियासी सवाल है, मुझे करना चाहिए कि नहीं? आप अगर इसको एड्रेस करना चाहें तो ज़रूर, अगर ना करना चाहे तो मैं आगे। मेरे ख्याल में मैं तो चूंकि इस फील्ड का मास्टर नहीं और सर के होते हुए मेरी जरूरत नहीं है, बट मैं जल्द मोइन हैदर की बात को इंडोर्स करूंगा कि देखिए डिफरेंसेस कहाँ नहीं होते। आपने ईरान के अंदर अगर देखें तो ईरान के अंदर जो इंटरनल उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके अंदर यही थी कि अनरेस्ट था कुछ ना कुछ, जिसका फ़ायदा मुसाद ने उठाया, और किस तरह आके उठाया कि उन्होंने ड्रोन्स तक अंदर आके इस्टेब्लिश किया। और वो ईरानी उनके हर मोहल्ले के अंदर जासूस है, और वो इमाम मस्जिद साहब जो निकले, और वो जो खातूनें निकली है, कहाँ तक उसकी रसाई। तो सर ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट को, और फिर ये ऐसा ऐसा स्ट्रेंथन होती जाती हैं। इसलिए मैं तो यहाँ तक ही कहूँगा बड़े मौदबाना तरीके से कि ज़ाती अना को कौमी मफाद पे तरजीह देनी चाहिए, और आपस में मिल बैठ के कोई ना कोई, वो कहते हैं कि जब इंसान आपस में बैठते हैं तो एक राह निकलती। आजकल तो AI का दौर है, वो भी कोई राह निकाल लेगा, लेकिन जब इंसान, मुसलमान, पाकिस्तान और पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के लिए बैठेंगे तो कोई ना कोई राह निकले। सर जैसे पाकिस्तान इंडिया के कोई इशू सामने आ जाते हैं तो आप लोग पब्लिक डिप्लोमेसी से भी पीछे चले जाते हैं। आपके NSAs कहीं बैक चैनल पे बैठे हुए दुबई में या लंदन में बैठ के बात करते थे, हमें पता तब चलता था जब ये 6 महीने पहले गुफ्तगू हो चुकी होती थी। आपने बहुत दफ़ा माजी में ऐसा किया। तो इसी तरह का एक प्रोसेस जो है मेरे ख्याल में बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एंड PTI ट्राइलेटरल हो जाए, ताकि सारों का कॉन्फिडेंस किसी का भी शेक ना हो और आगे बढ़ जाए। की जरूरत है इसके बगैर। हमारे कैमरे से दूर होकर कर लें, लेकिन कर लें ताकि आगे बढ़ जाए। कैमरा और नो कैमरा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर, ऑल्दो मैं तो एक फौजी आदमी, मेरी इतनी सूझबूझ नहीं है, और सर के होते हुए तो मैं फिर बार बार कहूँगा, और जितनी आपकी नज़र है और जो आप तरीके से बातें निकलवा लेते हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं तो सवाल पूछ सकता हूं, आई एम नॉट ए डिसीजन मेकर। बट नो, as a person, as a civilian, or as a Pakistani, my opinion is also same that we need to build this harmony earlier the better. And if you approach somebody, after all, उस तरफ भी पाकिस्तानी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब पाकिस्तानियत की बात आती है तो कोई शख्स ऐसा नहीं निकलेगा। मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे मुहिब वतन आपको मिलेंगे, KPK में ऐसे ऐसे मुहिब वतन मिलेंगे, सिंध में ऐसे ऐसे मुहिब वतन मिलेंगे। आप ईस्ट पाकिस्तान को एनालिसिस करें तो सबसे बड़े मुहिब वतन पाकिस्तान के वहाँ पे लोग थे। मैं एक फॉर्मर DGI खोखर साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं प्राइवेटली उनसे पूछा था। पाकिस्तान में बड़ा शौक होता है लोगों को कहने का कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये गद्दार है, ये दुश्मन का एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप DGI बड़े वेल नोन आदमी है पूरे पाकिस्तान में, तो कोई ऐसा मौका आया कि ये मेन फिगर्स में से किसी का? तो उनके लफ्ज़ थे कि मुझे तो आज तक कोई गद्दार नहीं मिला। ये एग्जैक्ट जुमला था उनका कि मुझे तो आज तक कोई गद्दार नहीं मिला। तो ये पॉलिटिकल रेटरिक, सियासी लोग तो करें तो ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट टैग करे किसी को तो फिर वो थोड़ी सी उसकी इम्प्लीकेशंस और तरह से हो जाती हैं। मलिक साहब, हमारे मुल्क में इस हवाले से एक तारीख मौजूद है कि जिसमें गद्दारी और कुफर के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमने खुलकर बांटे, लेकिन उनका कभी अच्छा नतीजा नहीं निकला। और फिर तारीख ने ही साबित किया कि जिन लोगों के बारे में ये चीज़ें कही जाती रही, जिस तरह आपने DGI का जिक्र किया, तो तारीख भी इस चीज़ की गवाह है कि वो सारे लोग जिनके बारे में ये चीज़ें कही जाती रही, उन्होंने इस मुल्क के लिए जानें भी कुर्बान की। फॉर एग्ज़ाम्पल शहीद बेनज़ीर भुट्टो, एक ज़माना था 80s का कि जिसमें उन्हें सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम जो अपना एवेंचुअल जो एंड गोल है उसको भी सामने रखें कि जो जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं उस दुनिया में मुल्क ना सिर्फ दिफाई तौर पर आपको मजबूत होना चाहिए, बल्कि उसका एक सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है कि माशी तौर पर भी आप मजबूत हो। और जो सबसे बड़ी कॉस्ट है पॉलिटिकल टर्मोइल की, वो पाकिस्तान के आम अवाम अदा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर उसका आपकी मैशत के ऊपर होता है कि जब एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाए तो कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाती है। अभी मैं वो एक स्टडी पढ़ रहा था कि इन द लास्ट
couple of years, Pakistanis have been the largest investors of real estate in Dubai. 13 अरब डॉलर जो है पिछले 2 सालों में पाकिस्तानियों ने यहां से जाकर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। कल मैं बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल थे उनके मलिक साहब, और बड़े तवज्जो तलब एडिटोरियल थे। पहला एडिटोरियल उनका ये था कि 70,000 पाकिस्तानी मई के महीने में, और ये लार्जेस्ट नेट माइग्रेशन है जो पाकिस्तान से हुई किसी भी एक महीने में, और पहले पूरे जो 6 महीने थे उनमें तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी जो है इस साल वो बाहर गया है। 40 अरब डॉलर आपको ऐसे नहीं आ रहा, वो आप लेकिन उस 40 अरब डॉलर यहाँ किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बाहर जा रहे हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा मिल रही। अब देखिए 22% जिस मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह हो जाए, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन नेगेटिव में हो, फॉर लास्ट मेनी इयर्स, आपका एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा वर्क फोर्स को एंगेज करके रखता है, 5 आपकी बड़ी फसलें बहरान का शिकार हो जाए, सबसे बड़ा इकोनॉमी के अंदर टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूटर आपका तनख्वाहदार तबका बन जाए कि दे पेइंग थ्रू देयर नोज, और बाकी आप जिनको टैक्स करना चाहिए उनको नहीं कर रहे, तो इस सारी सूरत हाल हम यहां पर पहुंचे क्यों? इसलिए पहुंचे कि हम अपने मुल्क के अंदर वो पॉलिटिकल हार्मनी कायम नहीं रख सके। तो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है कि हमें मईशत को भी मजबूत करना है, और मईशत को मजबूत करने के लिए आपको ये इंटरनल डिविजन्स खत्म करनी पड़ेंगी। एक तरीका है उसका ठीक करने का ना, हमारी बड़ी क्रॉप्स नाकाम हो गई सारी, कपास भी, कपास, मकई, गंदम, मकई, चावल सब फेल हो गए, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव में। तो हमने काफ़ी बड़ी ग्रोथ लाइफ स्टॉक में दिखा दी कि हमारी जीडीपी अभी भी बढ़ रही है। तो मैंने कहा इन्होंने गायें, भैंसें, गधे, घोड़े जाके गिननी है कि पाकिस्तान में कितने गधों में इजाफा हुआ है। उन्होंने वाकई 1 लाख गधों की तादाद में इजाफा बताया। तो मतलब कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करो और फिर आगे बढ़ो। और देखिए किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में आपको कुछ असूल तय करने पड़ते हैं। एक जो असूल है, जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क है, गो कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे और हमेशा उसने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश भी की, लेकिन हमें यह बात माननी पड़ेगी कि वहाँ पर पिछले 75-76 सालों से एक डेमोक्रेसी का तसलसल भी है। वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त एक फैशिस्ट हिंदुत्वा में मानने वाला एक जमात वहाँ पर बैठी है, लेकिन वो प्रोसेस जो है उसके ऊपर सबको एतमाद है। इंडिया के अंदर कभी आप नहीं देखेंगे कि इलेक्शंस के ऊपर रौला पड़ जाए और वहां पर लोग कहें कि जी किन इलेक्शनों में जो इकॉनमी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, अर्ली 90s में पैड़ा हाल था उनका, बुरा हाल था, रुपया पाकिस्तानी रुपए से कमजोर था। मनमोहन सिंह ने जब 4 संभाला, ये अपना गोल्ड एयरलिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गए थे, लेकिन मनमोहन ने जिस रिफॉर्म प्रोसेस को शुरू किया, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, उसने रिवर्स नहीं किया। मोदी आ जाए जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माइंड, टीटीपी जैसा बंदा है, उसने उसको रिवर्स नहीं किया। तो हमारे यहाँ देखना चाहिए कुछ चीजें हमें लर्न करनी चाहिए। बैक इन अर्ली 90s और 80s में हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट जो था वो एक इकोनॉमिक टर्म थी, 2-3% तो फंसा होता था। तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स की, हमें इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, और सबसे बड़ी हमें एक पॉलिटिकल कल्चर के अंदर बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले तो इस तरह के इलेक्टोरल फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐसा हो कि जिसके ऊपर हर फरीक को एतमाद हो। देखिए ये किसी असूल का मुल्क के अंदर ना होना, ये बहुत खतरनाक बात है, ये आपको इवेंचुअली एनार्की की तरफ ले जाएगी। जनरल मोइन साहब, जो कुछ बुनियादी असूल होने चाहिए उसमें एक तो इलेक्टोरल प्रोसेस का ही मेरे ख्याल में गैर मुतनाज़ा होना सबसे बड़ा असूल होना चाहिए कि एक प्रोसेस ऐसा हो। इंडिया के अंदर अभी भी उनके बिहार में इलेक्शन होने, मोदी पाकिस्तान के ऊपर जंग कर देता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फॉर्म 47 नहीं बनाता और ठप्पे नहीं मारता। हमारे यहाँ ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। 2018 में भी ये इशू था, 24 में भी ये इशू था, 13 में भी ये इशू था जब इमरान खान डी चौक में आके बैठ गए। मैं पीछे तक देखता हूँ तो हर इलेक्शन में यही आता है, कहीं पे वो कहते हैं 35 पेंचर लग गए हैं, कभी कहते हैं वो RTS बैठ गया है, कभी कुछ और फार्मूला निकल आता है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है ना इंडिया पाकिस्तान के, उनका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के इलेक्शन लॉ भी बड़े मजबूत है इलेक्शन कमीशन के, एज गुड एज इंडिया में बी लिटिल बेटर। असली चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की है, असली चीज़ नीयत की है कि आप एक प्रोसेस को चलने दें और ईमानदारी से चलने दें और एक सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आने दें, तो वो तरीका सबसे बेहतर है। और ये जो मसले हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे, लेट पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइड दिस रादर कि एस्टेब्लिशमेंट या और कोई इसके अंदर इंटरफेयर करे। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग अवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज बी मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, जो विथस्टैंड कर सके सब किस्म के प्रेशर्स को और एक सही मानों में पाकिस्तान में जो है वो मुनसिफाना एक्शन कराए और इसका गलत कामों को ना होने दे। कम अज़ कम उससे फिर मतलब कि कोई हम उम्मीद कर सकते हैं।
और ये हर लेवल पे ज़रूरत है। पॉलिटिशियंस को भी आपस में करना चाहिए कि भाई एक अच्छी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, हम सब जो है मिलकर जो है चीटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, बेईमानी की तरफ नहीं जाएंगे, रिगिंग की तरफ नहीं जाएंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे नीचे लेवल पर जो इलेक्शन के बूथ्स हैं या बाकी जगहों पर। तो पाकिस्तान में भी एक अच्छी हुकूमत जो है ऊपर आ सकती है बाय एंड लार्ज, और ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं जिस पर आवाम को एतमाद हो और वो कहें कि ये इलेक्शन सही हुए हैं। छोटी मोटी तो हो जाती हैं, बीच में निकल आती हैं कमज़ोरियाँ। एक नुमाइंदा हुकूमत मार्ज वजूद में आए तो मामला को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये काम सबसे पहली शर्त के तौर पर शायद पाकिस्तान को करने की जरूरत है। ये बात आपकी सही है। एक ब्रेक वापस आते हैं तो एयर मार्शल साहब से पाकिस्तान की करंट जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पिछले चंद महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूद है, और ख़ास तौर पर ये जो इवेंट हुआ 6 और 10 मई के दरमियान में, जिसने पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त भी दी, उसके जहाज़ भी मार गए, तो इस रीजन के अंदर जो एक भारत ने ख़ुद से अपने ऊपर रोल ले लिया ना कि मैं इलाके का थानेदार हूँ, वो उसकी थानेदारी टूट गई है। लेकिन अमेरिका की 25 साल की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी इस प्रोसेस के ऊपर, बिल क्लिंटन के विज़िट से स्टार्ट होकर अभी 2025 तक, जब तक ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या जंग जो भी है ये बॉर्डर के ऊपर ये हो नहीं था गया, ये सारा सिनारियो चेंज हो गया। और ये फ्यूचर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो जब ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है तो कहता है ग्रेट जेंटलमैन, वेरी इंप्रेसिव, ग्रेट मैन, तो हम सोचते हैं कि क्या डायरेक्शन है आगे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होने वाली है जिसके लिए ये राह हमवार हो रही है, वो अभी हम पूरे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन ट्रंप ने हालिया हफ्तों के अंदर रिपीटेडली कहा है कि मैंने और पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी करवाई है, और भारत ने उतना ही रिपीटेडली कहा है कि इसका कोई रोल नहीं है। तो एक फासला दोनों तरफ हमें नज़र आना शुरू हो गया। नए डिफेंस इक्विपमेंट की एक्विजिशन भी हो तो वो F-35 अमेरिका का फाइटर, बड़ी देर से वो बात कर रहे थे कि हम भारत को बेचेंगे, कई अरब डॉलर की डील है। अब वो कहते हैं नहीं इससे नहीं लेंगे, अब रूस के साथ जाते हैं, वहाँ Su-57 है उनका, वो ख़रीदेंगे। तो कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं हमें जो लगता है कि रखना पड़ रहा है। ये 12 मई से स्टार्ट करके कमोबेश हर दूसरे दिन ट्रंप का स्टेटमेंट है, को 15-16 बार ये कम अज़ कम, या शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा अभी तक ये बयान को दोहरा चुके हैं। अरशद मलिक साहब, ये पहले तो ये ट्रंप के बयानात का तवातुर है, कुछ उनका मिजाज भी है, उनका स्टाइल ऑफ जो प्रेसिडेंसी है वो इसी टाइप का है, रवायती जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी उनके साथ इंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रंप स्टाइल है वो एक डिफरेंट स्टाइल है, और वो मैं बड़े मोहतात तरीके से कहूँ हाईली अनरिलायबल मैं अगर आप इजाज़त देंगे, क्योंकि देखें एक दिन वो कहते हैं कि ये तो सदियों से आपस में लड़ रहे हैं, फिर उनके साथी कहते हैं कि ये तो हमारी जंग नहीं है, बट दूसरे दिन वो कूद पड़ते हैं क्योंकि उनकी वो जो 25 साल की इन्वेस्टमेंट और उस सारे बैकग्राउंड को देखते हैं। फिर ट्रंप साहब का ये कहना कि इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी और आप आइंदा दिनों में देखेंगे, हमें तो उसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए और हम लेंगे और हमें उस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो हिंदुआता सोच है, आज 2025 में उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 में आरएसएस की फॉर्मेशन हुई थी, जो हैगवर्ड जो थे उनके, तो उन्होंने 26 अक्टूबर तक उन्होंने कहा जी कि हम इसकी सेलिब्रेशंस करेंगे। दूसरा, उसको जो सफारती महाजों पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा, जो उसको पॉलिटिकली हजीमत जिसका उसका मोटिव जो था। चौथा, देखें उनकी भी कुछ 26% से ज़्यादा की आबादी वो पॉवर्टी लेवल से नीचे। फिर अगर आप कैलकुलेशंस में जाते हैं जो आम फहम आदमी के लिए भी है, उनका जंग का एक्सपेंडिचर है 1.8 बिलियन का। हमारा भी हुआ बट हमारा मिलियंस में है, 380 मिलियंस में। दोनों सूरतों में अगर आप देखते हैं तो इंडिया का हर लिहाज से नुकसान हुआ। अब इन हालात में हिंदुआता सोच, फाशिस्ट सोच और एक पनपती हुई सालसी इंडिया के अंदर, आपको भी अंदाज़ा होगा कि 180 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका माहौल ही है। इस माहौल से एक जुनूनी जन्म लेता है, उसको अमेरिका के को टेबल पे लाना, उससे बातचीत करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिका भी चाहता है क्या करना चाहता है, ये नहीं मैं समझ पा रहा। जी, मेरे ख्याल में अमेरिका बड़ा क्लियर है, वो इस खत्ते में अमल लाना चाहता है। क्यों? खास तौर को क्यों मोहब्बत होगी पाकिस्तान से अचानक, क्योंकि वो तो 25 साल से इंडिया को तैयार कर रहा था काउंटर। मेरे ख्याल में जब तक ये बिल्ली बाहर नहीं आती कि उसने वो जो 1-to-1 मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, जो कि हमें बताया जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट में या किसी जगह पे ये रिवील किया जाएगा।
दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है ना बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है। आप देखें कि आप वो पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना कि बातचीत हो रही है अब्राहम अलायंस की, और पाकिस्तान का एक स्टेटस उभर के सामने आना शुरू हो गया, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आप एक बहुत बड़ी इस्लामी कुव्वत की सूरत में सामने आते हैं। सो उस कुव्वत को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइना की तरफ जो आपका टिल्ट ज़्यादा नज़र आता जा रहा था, या टर्की, आप देखें ब्रिक्स में जो हो रहा है, या जो ऑल्टरनेट मनी के लिए बातचीत हो रही है कि डॉलर को नीचे लाया जाए, तो इस सारे तनाजुर में अमेरिका को ये समझ आ रही है, और ये है भी हमारे लिए भी थोड़ी शर्म की भी बात है, इंडिया के मुकाबले में हम काइंड ऑफ ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बन सकते हैं अमेरिका के। इस हम तो बन जाते हैं, वो बाद में हमें डंप कर देते हैं। वो तो हम तो हर दफा बन जाते हैं। मैंने पहला लफ्ज़ इस्तेमाल से लेकर आज तक हर दफा पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाईली अनरिलायबल। और इसके लिए वो जो हमें इस्लाम की तालीमात है कि ऊँट को बांध के रखो, जो भी आप स्टेप लेते हैं आप अपने बैक ऑफ माइंड में ये रखें कि उसके पीछे एक सहूनी ताकतें हैं जो आपके ख़िलाफ़ ये ताना बाना बुनती हैं, और वो ला के आपके मशरिक में लेके आती हैं, और प्रॉक्सी वॉर्स के लिए आपको मजबूत करने की बजाय आपको खोखला कर देती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट देखें आज के दौर में हम भी डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं हैं। आप देखें रीजनल जितनी क्या रहेगी, सार्क रहेगी थी, वो ख़त्म होगी तकरीबन, कोई इफेक्टिव नहीं रही। ट्रेड का कंपैरिजन आप करें तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जब भी अमेरिका कंपैरिजन करेगा तो वो स्टैंड हो गया, 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर की टोटल हमारी बायलैटरल ट्रेड, और वो 100 का टच कर, वो तो 100 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है भारत से। अब आप चाइना का भी कर लें, हमारा भी चाइना का, सऊदी अरब जो आ के घुस रहा है, देखें इकोनॉमिक सारी गेम इकोनॉमी की है आपको। लेकिन अमेरिका फिर हमारे साथ गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है? ट्रेड में तो हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते, जितना भी उससे इंपोर्ट कर लेंगे और 2 अरब डॉलर कहेंगे तेरे से 2 अरब डॉलर की कपास और गंदम खरीद लेंगे। देखिए जब तक आपके पास ये लीडरशिप है ना, ट्रंप की लीडरशिप, जो कि एक वेवर्ड सी लीडरशिप है, आप उसको अपने मफादात के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि वो होना चाहता है, प्लस चाइना के अगेंस्ट में वो चाहता ये है कि आपको यूज़ करके आपको खड़ा करे, आपकी जो मोहब्बत है, और चाइना को इस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें अगर F-16 को सुपीरियर टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती है तो चाइना को भी कोई एतराज़ नहीं, हमें लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने वाकई ये समझा कि ये तो जो छोटी सी एक मुल्क की रियासत थी, ये तो बहुत ताकतवर, लड़ने के लिए तगड़े हैं, लड़ने के तगड़े, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो आज बहुत बड़ी, आप भी एशियन टाइगर तो थे ना सर किसी ज़माने में, आप डिज़ायर थी हमारी बन जाए, बने नहीं है, बनना शुरू हुए तो फिर क्या हुआ, फिर हम कुछ ना कुछ तजर्बा कर लेते हैं, फिर हम व्हील री इन्वेंट करते हैं, उससे सारा कुछ पीछे चला जाता है। खोखर साहब, लेकिन ये जो गर्मजोशी क्यों है ट्रंप की, इसको आप समझ पाएँ, कुछ रोशनी डालें? मेरे ख्याल में मलिक साहब, ट्रंप ने जिस वक्त सदर का ओहदा संभाला तो दुनिया में 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। एक गाज़ा में इजराइल जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, और दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ट्रंप ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन उनमें दोनों में उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। कल तो उसने कहा कि वो दोबारा असला भी देगा यूक्रेन को, क्योंकि ना दिया तो वो सारी उसकी तबाही कर देगा रूस। तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने अपने आप को अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में पिच किया हो कि मैं एंटी वॉर, तो एंटी वॉर भी गिराने आ गया। जी हाँ, तो एंटी वॉर अपने आप को वो पिच करते रहे, और 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके अंदर उनका कोई रोल इस तरह उभर कर, उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन वो सेटलमेंट नहीं करा सके। इसी दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उसको इंडीड जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिजॉल्व कराया, तो वो एक उनके लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने भी वो सेल करते हैं कि देखो कि मैंने एक ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट था जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, तो वो मैंने सेटल कराया। अब किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अगर 2 न्यूक्लियर ममालिक और ख़ुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग का माहौल बन जाए, जंग एक्टिवली शुरू हो जाए, मिसाइल्स चलने शुरू हो जाएं, एयर फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएं, आर्टिलरी इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक थ्रेशहोल्ड जो है ना मलिक साहब, वो सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को स्लीपलेस नाइट्स नहीं देता, वो फिर पूरी दुनिया को देता है। और ये इसके ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं, रुटगर्स यूनिवर्सिटी की एक स्टडी मौजूद है कि जिन्होंने मॉडल किया है इसको बाकायदा साइंटिफिकली, कि अगर छोटे से छोटे पैमाने पे भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है
तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो देन इट बिकम्स एवरीवनस प्रॉब्लम, इट्स वो एक कन्फाइन नहीं रहती वहां पर। तो इंडीड उन्होंने ज़रूर उसको सेटल कराया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो बारहा इजहार करना मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा करते हैं कि वो इजहार करते हैं। इंडियंस बहुत खाइफ होते हैं, बहुत एम्बैरस कर रहे हैं, बहुत एम्बैरस उन्हें कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि आपका दुश्मन अगर कोई गलती कर रहा हो तो कभी उसको नहीं रोकना चाहिए। इंडियंस खाइफ होते रहे। इंडियन अपनी, आपको अभी रिसेंटली जब वो G7 की मीटिंग थी कनाडा में, जहाँ पर सारे G7 के लीडर्स इकट्ठे हुए, तो ट्रंप एक्सपेक्टेड कि मूडी आएंगे और वाशिंगटन में उनसे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे थे, मोदी से नहीं गया। तो ये भारत इस तरह और मूडी इस तरह रिएक्ट करता रहे, हमें बहुत खुशी है। उस मोहब्बत की वजह आपको समझ आई क्या? लेकिन इसमें एक चीज ऑन द लाइटर साइड, ऑन द लाइटर साइड एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो हेनरी किसिंजर की उन्होंने एक जगह पर कहा था कि अमेरिकाज एनमिटी मे बी डेंजरस बट अमेरिकाज फ्रेंडशिप प्रूव्स टू बी फेटल। जनरल मोइन साहब, आप तजिया फरमाइएगा कि ये अचानक वाशिंगटन की जो गर्मजोशी है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद, वो पहले भी हमारे उतार चढ़ाव माजी में भी ऐसे ही चलते थे, लेकिन अब मुझे लगता था कि बहुत ही वो हमें सर्द सा आगे से रिस्पांस मिलता है वाशिंगटन से, कोई गर्मजोशी नहीं रहेगी पाकिस्तान के लिए। अचानक से क्या हुआ कि वो मोहब्बत दोबारा जाग गई? देखिए, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक मायदा है, वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो उम्मीद लगाए बैठा है कि वो इंडिया जो है वो चाइना को चैलेंज करेगा और साउथ चाइना सी में इंडियन फ्लीट जो है वो उनको कंटेन करेंगे। तो इस किस्म के उसके आइडियाज़ हैं। वो कितना कामयाब होता है इंडिया, मुझे तो नहीं उम्मीद कि कोई चाइना के खिलाफ कामयाब हो सकता है। दूसरी बात यह है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस की। सीटों सेंटों के दरमियान में यस, उसने हमारी मदद की, को हथियार दिए शुरू में, लेकिन आज तक कश्मीर के मसले पर उसने कभी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं की। रूस जो अपना हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात थे, और इंडिया पहले उनके कैंप में था, अमेरिकन कैंप में आने से पहले वो वीटो करता था उनके हक में। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक तो ये। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है ये दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, और जो बात कहता है काफ़ी हद तक उसको रिलायबल बात होती है उसकी। तीसरी बात यह है कि चाइना ने पिछले कुछ 10-15 साल में ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को, पाकिस्तान को वो इमदाद दे रहा है और पाकिस्तान में काम कर रहा है। और उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो है JF थंडर का भी, अल खालिद टैंक का भी प्रोजेक्ट जो है उसमें चाइनीज़ हेल्प जो थी वो थी मौजूद। और चाइना के साथ जो हमारे कोई सबमरीन बनते हैं या टर्की के साथ जो शिप बनते हैं, वो 2 वहाँ बनते हैं तो एक पाकिस्तान के शिपयार्ड में बनता है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है आस्ता आस्ता, जो आप कहते इंडिजिनियस पैरों पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अमेरिका का बड़ा प्रोजेक्ट मुझे पाकिस्तान ने बता दें, तो आप ये कहेंगे आज ये टैंक था तो फलाना था, तो कैरी लूगर बिल था तो फलाना था। हर वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान से काम लिया और उसके बाद सैंक्शन जाकर ठोक दिए पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो उनका बड़ा क्लोज अलाई होता था, वो फिर मोस्ट सैंक्शन कंट्री दुनिया का बन जाता था पाकिस्तान। ये पैटर्न रहा है। अब फिर वो सर हमारा सहला रहे हैं और बहुत चढ़ा रहे हैं हमको। वो क्या चाहते हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि हम चाइना से दूर हो जाएं और उनकी बात वक्तन सुन लें और उसके बाद हमें फिर छोड़ के चले जाएं और चाइना को भी हम लूज़ कर दें, इट विल बी ए वेरी बैड डील इंडीड। तो बड़ा गलत फैसला होगा ये। और दूसरी बात ये कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा। बात ये है कि बोलते हैं हो सकता है वाशिंगटन की डिजायर हो, इस्लामाबाद ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है, चाहेगा कुछ उसको खराब करने की। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।